डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का वर्णिका, हम लोग हिंदी का जो हमारा बुक है उसको पढ़ेंगे और हमारा पाठ है तीसरा जिसका नाम है माँ। पाठ का नाम है माँ नाम है और जिसके लेखक जो है ईश्वर पेटलिकर है। तो चलिए बच्चों, आइए आज मैं आपको वर्णिका का पाठ जो 3 है उसको पढ़ाता हूँ। अगर नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आपको सारी जानकारी मिल सके। चलिए देखिए, माँ जो हमारा जो कहानी जो है ना, इसके लेखक जो है ईश्वर पेटलिकर है। ईश्वर पेटलिकर जो थे गुजरात के लोकप्रिय कथाकार थे। ठीक है, कहानी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग उसकी माँ को देते हैं। मतलब मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग उसकी माँ को देते हैं। किसको देते हैं? माँ को देते हैं, है ना। तब उसकी आंखों में आंसू झिलमिला आते हैं और हर एक को वह एक ही जवाब देती, मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले को क्या पड़ी है, अपंग जानवरों की गौशालों में भर्ती कर आने जैसा ही यह कहाँ होगा। मतलब कहने का मतलब मंगू जो है वह पागल है। ठीक है, तो मंगू को अस्पताल में भर्ती करने का सलाह मतलब लोग देते हैं। तब माँ के आंख में क्या आ जाता है? आंसू झिलमिला उठता है और हर एक को वह एक ही जवाब देती है, मैं माँ होकर जब सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले को क्या पड़ी है, अपंग जो है मतलब लंगड़े लूझे जो है अपंग जानवरों की गौशाला में भर्ती कर आने जैसा ही यह कहा जाएगा। कि मान लीजिए अपंग जो जानवर हो जाता है उसको गौशाला में क्या करता है, भर्ती कर देता है, वहाँ देखभाल उसका होता है। तो उसी प्रकार माँ समझती है कि अगर मान लीजिए अस्पताल में क्या पड़ा है, मतलब माँ होकर हम सेवा नहीं कर सकते तो अस्पताल वाले क्या करेगा, अपंग जानवर की तरह गौशाला में मान लीजिए भर्ती करने जैसा होगा। आगे है, माँ की यह ग्रंथि प्रकट हो जाने के बाद कोई उनसे ऐसी बातें करना भी नहीं था। जन्म की पागल और गूंगी पुत्री को वे जिस तरह पालती पोसती, सेवा करती और लाड़ प्यार करती, यह प्रत्यक्ष देख लोग उसकी प्रशंसा भी करते कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, दूसरे के घर हो तो भूखी प्यासी कब की ही मर गई होती और जीवित भी होती तो भी ऐसा हिष्ट पुष्ट शरीर तो नहीं होता। देखिए, माँ को यह प्रकट हो जाने के बाद है ना, कोई उनसे ऐसी बातें करता भी नहीं था, क्योंकि जन्म से मंगू जो थी ना, जन्म से ही पागल और गूंगी थी। मंगू जो थी माँ की पुत्री थी, जन्म से ही पागल और गूंगी थी। ठीक है, वे जिस तरह उसको पालती पोसती, माँ सेवा करती, लाड़ प्यार करती थी, प्रत्यक्ष देख लोग मतलब डायरेक्ट लोग देखते थे उस चीज़ को और प्रशंसा भी करते थे, बड़ाई करते थे माँ का। कहते थे कि पागल पुत्री को एक माँ ही ऐसे पाल सकती है, दूसरे के घर होता तो कब का भूखे प्यासे मर गया होता, लोगों का कहना था। और जीवित भी होती तो ऐसा हिष्ट पुष्ट शरीर भी नहीं होता। मंगू जो थी उसका शरीर जो था हिष्ट पुष्ट था, यानी कि माँ उसकी अच्छे से देखभाल करती थी। मंगू के अलावा उसकी माँ को 3 संतानें थी। मंगू के अलावा उसकी माँ को और 3 संतानें थी। मंगू के अलावा उसकी माँ की और 3 संतानें थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। मंगू के अलावा माँ को 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, यानी कि मंगू के अलावा माँ को 3 संतान थी। ठीक है बच्चों, दोनों पुत्र पढ़ लिख कर शहर में काम में लगे थे। दोनों पुत्र जो है पढ़ लिख के शहर में काम में लगे थे। पुत्री का विवाह हो गया था, मतलब एक और पुत्री थी। मंगू के अलावा माँ को 3 संतान थी, 2 बेटा और 1 और बेटी थी, है ना। तो एक बेटी जो बड़ी थी उसका शादी विवाह हो गया था, वह अपनी ससुराल चली गई थी। मंगू की माँ अपनी उन 3 संतान को भूल गई हो यह बात नहीं थी, किंतु उसका समग्र मातृत्व मंगू पर ही निछावर हो गया था। मतलब ऐसा नहीं था कि मंगू की माँ जो है 3 संतान को भूल गई है, लेकिन जितना भी दुलार है, लाड़ प्यार जो है वो सारा चीज़ निछावर माँ जो है मंगू पर कर देती है। इसलिए छुट्टियों में जब कभी
लड़के घर आते तब उनका घर बार पौत्र पौत्रियों से खिल उठता। मतलब पोता पौत्र और पौत्रियों का मतलब हो गया पोता पोती, ठीक है, पोता पोती से खिल उठता। फिर भी दादी माँ के रूप में वह हर्ष में पागल नहीं होती थी। उन बालकों को वह लेती, खिलाती और लाड़ प्यार भी करती थी, अपने पोता पोती को भी। माँ के इस व्यवहार के विषय में पुत्रों को तो कुछ ख्याल ही नहीं आता। जो भी माँ का जो पुत्र जो था उसको इस व्यवहार के विषय में उसको कुछ ख्याल नहीं आता था। पुत्र वधुए का मतलब हो गया पुतोह, है ना, पुत्र के मतलब पत्नी जो है उसको पुत्र वधुए कहेंगे। तो मतलब पुतोह हो गया। पुतोह जो है कसमसा जाती। दोनों बहुओं की पति से यह एक ही फरियाद थी, अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से भी अलग नहीं करती। मतलब दोनों पुत्रों को मतलब सोचते थे कि दोनों पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उनके बेटे लोग सोचते थे, बहुएं सोचती थी कि मतलब दोनों जो पुत्र है उनके पुत्र जो है उसको अच्छे नहीं लगते माँ को, और मंगू को क्या करती है माँ अपने छाती से लगाए रहती है, अलग नहीं करती है। मातृतत्व के स्नेह में खिंची बहुएं माँ जी के प्रति अन्यास कर बैठती। मतलब माँ का जो भावना है, स्नेह प्यार लगाव में घिंची हुई बहुओं माँ जी के प्रति अन्यास कर पड़ती, मतलब ऐसा करती थी उसे। इतना ही नहीं, पुत्री के बालकों के प्रति भी माँ जी का व्यवहार वैसा ही था। इस कारण बहुएं पति के आगे बड़बड़ाकर जब थक जाती तब पुत्री माँ के मुंह पर ही सुना देती। कहने का मतलब है कि इतना ही नहीं, पुत्री के बालकों के प्रति, पुत्री के जो बालक जो थे यानी कि मंगू के अलावा माँ को एक बेटी भी थी, है ना, जिसका शादी हो गया था, उसका जो बालक के प्रति भी माँ का व्यवहार वैसा ही था। इस कारण बहू जो थी, बहू पति के आगे, अपने पति के आगे, मगर माँ के बहू जो थी अपने पति के आगे बड़बड़ाकर जब थक जाती तब पुत्री माँ के मुंह पर ही सुना देती। माँ को झूठा लाड़, है ना, लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया। कहता मंगू को झूठा मतलब लाड़ प्यार करके तुमने उसको क्या कर दिया है, पागल बना दिया है। आदत डाली होती तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ न करना इसका ख्याल आता है। मतलब बहू कहती है कि ज़्यादा लाड़ प्यार करके तुम क्या किए है, मंगू को पागल बना दी है ना। अगर आदत इसको अच्छे डाली रहती तो जानवर को भी अगर अच्छे से सिखाया जाए तो पखाना पेशाब कहाँ करना है और न करना है इसका ख्याल उसको आता है। उसकी बहू कहती थी 12 वर्ष की लड़की चाहे जितनी पगली हो पर उसे आदत डाली हो तो क्या इतना ख्याल भी ना आए। मतलब मंगू जो थी 12 वर्ष की हो गई थी, 12 वर्ष की लड़की चाहे जितनी पागल हो पर उसे आदत डाली हो तो क्या इतना ख्याल भी ना आए। वह गूंगी है पर कुछ बहरी नहीं है, मतलब गूंगी थी लेकिन बहरी नहीं है कि हमारे बात सुने भी नहीं। भूल करने पर 2 थप्पड़ लगा दिए हो तो दूसरी बार तुरंत ख्याल रखे, ऐसा उनकी बहुओं कहती थी। ठीक है, नगम्मा की। उसकी पुत्री आगे कुछ बोले, है ना, उससे पहले ही माँ जी की आंखें बरसने लगती थी। यानी कि उनकी पुत्री कुछ आगे बोले उससे पहले ही माँ जी का आंख बरसने लगता था, यानी कि वह रोने लगती थी। पुत्री का हृदय भी भर आया परंतु कलेजा कठोर कर वह मन की बात निकाले बिना न रह सकी। तुम समझती हो मंगू को लाड़ प्यार करके उसे सुखी बनाती हो, पर यह समझ लो कि तुम ही इसकी वास्तविक दुश्मन हो। मतलब उसकी पुत्री कहती है कि मंगू को लाड़ प्यार करके तुम अधिक सुखी बनाती है, पर यह समझ लो कि तुम ही इसकी रियल में क्या हो, दुश्मन हो, वास्तविक दुश्मन हो। तुम कुछ हमेशा बैठी रहने की नहीं हो, है ना, भाभियों के पाले पड़ेगी तब नित्य उसके मल मूत्र धोने का झंझट कोई नहीं करेगा और वह दुखी हो जाएगी। कुछ रुककर वह धीमे स्वर में बोली, कहावत है यह झूठी नहीं, पराई माँ ही कान छेदती है। यानी कि अपनी माँ कोई बच्चे को क्या है, कान नहीं छेदती है। मतलब वह
वो सोचती है कि मेरा बच्चा रोएगा चाहे डरेगा, तो पराई माँ मतलब दूसरा कोई बच्चा का क्या करती है, कोई लड़की का कान छेदती है। तो कहावत है पराई माँ ही कान छेदती है। अस्पताल में रखने से पागलपन दूर होने का तो नहीं, पर मल मूत्र और कपड़े का ध्यान आएगा तो भी बहुत है। भाइयों के घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया, भाभियाँ एक बार भी खाने को न दे ऐसी ओछी नहीं है, है ना। मतलब बहन कहती है कि मतलब अगर माँ मर भी जाती है तो देखभाल तो भाभी को ही करना पड़ेगा, तो आदत कुछ सीख जाएगी तो ठीक रहेगा। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए गौशाला की उपमा देती थी। माँ जो है ना, अस्पताल को गौशाले की उपमा देती थी। माँ जो है अस्पताल को किस चीज़ की उपमा देती थी, गौशाले की उपमा देती थी। तब लोग पराये की तरह जो कुछ नहीं कह पाते वह उनकी पुत्री ही कह डालती, है ना। अस्पताल गौशाला जैसा होगा और शायद मंगू मर गई तो उसका और कुटुंब का छुटकारा होगा। आगे हमारा है मंगू की मौत को माँ जी भी छुटकारा, है ना, मानती थी। यदि वह प्राकृतिक रूप में आए तो, परंतु लापरवाही दिखाकर उसे जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलने का विचार उन्हें असह्य लगता। मतलब कहने का मतलब मंगू की मौत को माँ जी क्या मानती थी, छुटकारा मानती थी। लेकिन वह प्राकृतिक रूप से आए मतलब अपने आप आ जाए तो ठीक है, लेकिन लापरवाही दिखा के उसको मंगू का देखभाल नहीं करके अगर मौत आए तो माँ समझती थी कि मौत के मुंह में ढकेलने का विचार उसे असह्य लगता था। आगे है स्वार्थ से सभी सगे, यानी स्वार्थ से सभी सगे पर निस्वार्थ से सगे हो वही सच्चा सगा। कहने का मतलब कोई चीज़ किसी के लिए कोई कर रहा है तो उसमें स्वार्थ है, अगर स्वार्थ है तो समझिए वो आपका सच्चा नहीं है। मतलब उसमें कुछ स्वार्थ उससे छुपा हुआ है कि उससे हमको कुछ प्राप्त मतलब चाहिए कुछ हमको, तो वो क्या हो गया, स्वार्थ हो गया। लेकिन स्वार्थ से सभी सगे पर निस्वार्थ से, किसी के लिए कोई सेवा कर रहा है निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है ना, उसको कोई उससे स्वार्थ नहीं है तो समझिए वही आपका सच्चा सगा है। सगा का मतलब अपना होता है, ठीक है। स्वार्थ से सभी सगे पर निस्वार्थ से सगा हो वही सच्चा सगा, ठीक है। पुत्र कमाते धमाते हो, पुत्री ससुराल में हिडोले झूलती हो, उनसे प्यार भरा संबंध रखने का कोई अर्थ न था। मंगू की सच्ची माँ बनी रहे तभी माँ बेटी का संबंध सार्थक था। इसलिए पुत्री कहे या पुत्र कहे तो भी मंगू को अस्पताल द्वारा मौत के मुंह में ढकेलने को माँ जी तैयार नहीं थी। कहने का मतलब है कि पुत्र कमाते धमाते हो, पुत्री ससुराल में अच्छे से है, उनसे प्यार भरा संबंध रखने का कोई अर्थ न था। मंगू को सच्ची माँ बनी रहे तभी माँ बेटी का संबंध क्या था, सार्थक हो सकता था। इसलिए पुत्री कहे मतलब माँ की पुत्री कहती थी, चाहे पुत्र कहे तो भी मंगू को अस्पताल द्वारा, है ना, मौत के मुंह में ढकेलने को माँ क्या थी, तैयार नहीं थी। पुत्र माँ के इस भाव को समझ गए थे, इसलिए वे कभी ऐसी बात करते ही नहीं थे। क्योंकि 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर निदान प्रकट किया था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है। 3 डॉक्टर ने बता दिया था। केवल एक विश्वास था कि किसी ट्रेंड और अनुभवी नर्स या डॉक्टर की देखरेख में रखा जाए तो आदत के कारण शायद उसे शौच और कपड़े का ध्यान आ जाए, परंतु ऐसी अवस्था घर के पास हो सके यह संभव ही नहीं था। इसलिए वे क्या थे, मौन थे, है ना। केवल एक विश्वास था कि ट्रेंड जो है ना, प्रशिक्षित और अनुभवी जो है नर्स हो, कोई डॉक्टर हो, उसके देखभाल में अगर मंगू को रखा जाए तो शायद उसको आदत पड़ जाए शौचालय मतलब शौच जाने के लिए और कपड़े का ध्यान रखने के लिए, परंतु ऐसा घर के पास कोई व्यवस्था ही संभव नहीं था। इसलिए वे क्या थे, वे लोग मौन थे, यानी कि चुपचाप थे। फिर भी माँ जी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार उपचार जारी रखे थे। दवा करने वाले बिना बुलाए घर आ पहुँचते। शिलाजीत बेचने या हींग बेचने वाले मंगू को पागल जानकर वे दवा, है ना, जानते हैं इसका दवा करते।
माँ जी मानती थी कि 1000 उपचार करे तब एक तो लग ही जाती है। माँ जी सोचती थी कि 1000 उपचार होगा, इलाज होगा तो कोनो न कोनो उसमें से तो लग जाएगा, हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। इसलिए दूसरे की दृष्टि में पागलपन जैसी बात भी वह गंभीरता से सुनती और श्रद्धा से उस पर अमल करती थी। किसी ज्योतिषी ने कहा था कि आने वाले अगहन का महीना उसके लिए श्रेष्ठ है। मतलब माँ को किसी ज्योतिषी ने क्या कहा था कि आने वाला जो अगहन का महीना होगा उसके लिए सबसे श्रेष्ठ होगा, मंगू के लिए अच्छा होगा, इसलिए संभव है वह ठीक हो जाएगी। किसी ज्योतिषी ने बताया था कि आने वाला अगहन का जो महीना है उसके लिए सबसे अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, इसलिए संभव है वह ठीक हो जाए। तभी से अगहन का महीना माँ जी के लिए आराध्य देव बन गया। माँ जी के लिए कौन महीना आराध्य देव बन गया? माँ जी के लिए अगहन का जो महीना जो था वह आराध्य देव बन गया था। ठीक है बच्चों, आगे हमारा है अगहन के महीने में मंगू के 14 वर्ष पूरे हो जाते थे। अगहन के महीने में मंगू के कितने वर्ष पूरे हो जाते थे? 14 वर्ष पूरे हो जाते थे। इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरंग में नहीं चढ़ जाता वैसी तरंग में माँ जी चढ़ जाती। 14वां पूरा होते होते तो मंगू की बड़ी बहन का विवाह कर दिया गया था। यानी कि 14 साल पूरा होते होते मंगू की जो बड़ी बहन थी उसका विवाह कर दिया गया था। मंगू पागल न होती तो आज इसका विवाह भी तय हो गया होता। यदि अगहन के महीने में इसका पागलपन मिट जाए। मरी का रूप तो ऐसा है कि, है ना, मूर्तिया का मतलब हो गया वर, वर के मतलब दुल्हा होता है ना, दुल्हा को वर कहा जाता है, नहीं समझना था। मूर्तिया यानी कि वर उसे देखने के साथ ही हाँ कह दे, मतलब सुंदर तो थी ही, देखने सुनने में अच्छी थी मंगू, लेकिन जन्म से ही पागल गूंगी थी। ठीक है ना। और जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो वैसे वह विवाह की योजना भी मन में बनाने लग जाती। कमू जो थी मंगू की बड़ी बहन थी। कमू कौन थी बच्चों? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कमू था। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कमू था। कमू के समय घर की स्थिति आज जैसी नहीं थी। आज तो दोनों भाई शहर में अच्छा कमाते हैं, पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं। फिर मंगू के विवाह में वे किस लिए पीछे घूमकर देखेंगे? मतलब उसका भाई लोग है, दोनों भाई शहर में अच्छा पैसा कमाता है, पानी की तरह पैसा खर्च करता है, कोई ठिकाने नहीं है कितना खर्च हो गया। फिर मंगू के विवाह में वे किस लिए पीछे घूमकर देखे। आगे हमारा है, एक बार मंगू बुद्धिमानी के साथ हौज में पेशाब करने बैठी। मतलब मंगू एक बार अपनी बुद्धिमानी के साथ हौज में, मतलब शौचालय में पेशाब करने बैठी। उससे प्रसन्न हो माँ जी कई दिन तक हर एक के आगे प्राणायाम करती रही। ज्योतिषी के कहना ठीक हो गया। मंगू अब से पहले कभी भी नहीं, और यह पहली बार अपने आप हौज में पेशाब करने बैठी। मतलब माँ जो सबसे कहती थी कि ज्योतिषी का कहना ठीक हो गया कि मंगू अब से पहले कभी ऐसा नहीं किए, अब पहला बार उसने अपने हौज में, मतलब अपने आप हौज में पेशाब करने बैठी। ठीक है। आगे हमारा है, सुनने वाले के गले से यह बात उतरनी कठिन थी, क्योंकि यह सुनते समय मंगू पेशाब कर गीला मिट्टी को अंगूठे से कुदेरती नज़र पड़ती। माँ जी की दृष्टि उस तरफ जाते ही बुद्धिमान पुत्री को जैसे शिक्षा देती हो वैसे धीरे से कहती, मंगू ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए, अच्छा बेटा, है ना। मंगू को धुन आती और खड़ी हो जाती तो उन्हें नई बात मिल जाती। मैंने कहा तो समझकर बुद्धिमान की तरह खड़ी हो गई। इस प्रकार माँ जी का आशा भरा अगहन का महीना आया। माँ जी का अगहन का आशा भरा महीना आया, क्योंकि ज्योतिषी कहा था कि ठीक हो जाएगी अगहन में। इस प्रकार माँ जी का आशा भरा अगहन का महीना आया। फिर मंगू अच्छी तो न हुई, पर शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती गांव की एक लड़की, शहर के कन्या विद्यालय में गांव के एक लड़की पढ़ती थी, कुसुम, जिसका नाम था कुसुम। शहर के कन्या विद्यालय में, है ना, गांव की एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था कुसुम। कुसुम पागल हो गई। शहर की जो गांव की जो लड़की जो थी कन्या विद्यालय में पढ़ती थी कुसुम, वह भी पागल हो गई।
मंगू की तरह भी उसे भी टट्टी पेशाब का ध्यान न रहता। टट्टी का मतलब पखाना हो गया, पेशाब, मतलब मंगू की तरह उसे भी टट्टी पेशाब का ध्यान न रहता। माँ जी को इससे दुख तो हुआ, पर साथ साथ संतोष भी हुआ कि अच्छी भली लड़की पागल होते ही इस प्रकार विवेक खो बैठती है कि अच्छा भला लड़की थी, पढ़ती थी, पागल हो गई तो विवेक अपना ज्ञान खो दिया। तो जन्म से पागल मंगू बेचारी को ऐसा ख्याल ना हो तो इसमें क्या आश्चर्य है कि मंगू तो जन्म से ही पागल है, वो ख्याल नहीं रखती है इस चीज़ का, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। कुसुम को दवाखाने में भर्ती करने का निश्चय हुआ। कुसुम को दवाखाने में भर्ती करने का निश्चय हुआ। यह समाचार जानकर माँ जी को लगा कि उसकी माँ है ना जीवित होती तो उसे अस्पताल में भर्ती न करने देती। मतलब कुसुम को दवाखाने में भर्ती करने का निश्चय हुआ, तो यह समाचार जानकर माँ जी मतलब मंगू की माँ सोचती है कि अगर कुसुम की माँ जीवित होती तो उसे अस्पताल में भर्ती करने न देती। माँ बिना सब सुना कहा जाता है। माँ बिना क्या है, पूरा दुनिया ही सुना है। इसकी माँ न हो वही इस चीज़ को जान सकता है कि माँ न रहने के बाद कितना बच्चों को कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए आप लोग सभी बच्चे माँ का सेवा कीजिए, आज्ञा मानिए, उनका आदर कीजिए ताकि उनको तकलीफ़ ना हो। आपके लिए बहुत सारा काम करती है ना, स्नेह प्यार भी देती है आपको। माँ के बिना सब सुना कहा जाता है, वह झूठ थोड़े ही है। इसके साथ उनकी माँ भी आंख बंद हो जाने पर मंगू को भी उसके भाई दवाखाने में भर्ती कर आते हो, ऐसा दृश्य उसे कपा गया। मतलब माँ सोचती है कि अगर मेरा आंख बंद हो गया, अगर हम मर जाएंगे है ना, तो मंगू को भी उसके भाई जो है दवाखाने में भर्ती कराएगा। ऐसा दृश्य जो है माँ के आंखों के सामने आने लगता है। माँ सोचने लगती है ना। पहले महीने के अंत तक कुसुम को अच्छा फायदा हुआ। पहला महीना के अंत तक कुसुम को दवाखाना में भर्ती किया गया था, तो पहले महीने के अंत तक कुसुम को अच्छा फायदा हुआ। वैसा समाचार मिला, उसे बांध कर रखा जाता था, पर अब तो स्वतंत्र घूमती है और उपद्रव भी नहीं करती है, बदमाशी तोड़फाड़ भी नहीं करती है। टट्टी पेशाब का ठीक ठीक ध्यान आ गया। पागलपन रहा है तो वह मात्र सारा दिन गाया करती है। कुसुम जो है सारा दिन गाया करती है। इतना ही, यह भी दूसरे महीने में मिट जाएगा। ऐसा डॉक्टर ने कहा था कि यह भी दूसरे महीने में ख़त्म हो जाएगा, जो सारा दिन गाती है वो भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरे महीने में कुसुम का पागलपन मिट गया। कौन महीने में बच्चों कुसुम का पागलपन मिट गया? दूसरे महीने में कुसुम का पागलपन मिट गया, यानी कि ख़त्म हो गया। फिर भी एक आध महीने रहे तो अच्छा। ऐसी डॉक्टर की सलाह से उसे तीसरे महीने भी रखा गया, यानी कि एक महीना और रख लिया गया कुसुम को। सोचा कि और अच्छा हो जाएगा। वह घर आई तब सारा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। मतलब जब कुसुम जब घर आई तो सारा गांव उसको देखने के लिए उमड़ पड़ा, यानी कि उलट गया, भीड़ पड़ गया। सबसे आगे माँ जी थी। सबसे आगे कौन थी? माँ जी थी देखने के लिए उसे। कुसुम को ठीक ठीक सुधरी हुई देख माँ जी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा, माँ जी आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करके तो देखे, ज़रूर वह अच्छी हो जाएगी। कुसुम को जब ठीक ठीक सुधार हो गया तो माँ जी को हर व्यक्ति सलाह देता था कि माँ जी आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करके तो देखे, ज़रूर वह अच्छी हो जाएगी। माँ जी ने ज़िंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, है ना। पहले हमेशा विरोध करती थी। माँ जी ने ज़िंदगी में पहली बार क्या किया? अस्पताल का विरोध नहीं किया। चुपचाप वह लोगों की सलाह सुनती रही। दूसरे दिन उसने कुसुम को अपने घर बुलाया। चुपचाप वह लोगों की सलाह सुनते रही। दूसरे दिन माँ जी ने क्या किया? कुसुम को अपने घर बुलवाया। उसे पास बैठाकर अस्पताल के हालचाल पूछना शुरू किया। माँ जी दया भाव रखकर सेवा न कर सके तो डॉक्टर नर्स कर ही नहीं सकते। ऐसे उनके मन में जो गांठ पड़ा हुआ था वह कुसुम की बातचीत से खुल गया, है ना। नर्स या डॉक्टर को कोई पागल चाटा मार दे तो भी वे लोग उस पर नहीं खींचते हैं। खींचते का मतलब खिसियाना, खींचते या उसे मारते नहीं। यह जानकर उन्हें अस्पताल पर श्रद्धा हुई। मतलब कुसुम बताए कि माँ जी कोई क्या करता है कि नर्स या डॉक्टर को कोई पागल चाटा भी मार देता है, फिर भी वे लोग
खिसियाते नहीं हैं और न ही मारते हैं। तो यह जानकर माँ जी को अस्पताल के प्रति क्या हो गया, श्रद्धा उसमें आ गया। नई आशा पैदा हुई कि मंगू के भाग में दवाखाने जाने से पागलपन है ना मिटने का लिखा होगा, तो वह किसे पता इतने उपचार कर देखे तब एक और सही। माँ सोचती है इतना उपचार तो हम करिए दिए, इतना लोग से दिखा दिए, तो एक और हम देखते हैं अस्पताल में भर्ती करके, है ना। नहीं मिटेगा तो क्या आपस नहीं लाई जा सकती। माँ सोचती है अगर नहीं ठीक होगी मंगू तो फिर उसको आपस ले आएंगे हम। अंत में है ना मंगू को दवाखाने में भर्ती का माँ जी ने निर्णय लिया। अंत में माँ जी ने निर्णय लिया कि मंगू को हम दवाखाने में भर्ती करेंगे, दवाखाने मतलब अस्पताल में ही। इसलिए बड़े पुत्र को घर आने को उन्होंने पत्र भी लिखवाया। माँ जी ने किसको पत्र लिखवाया घर आने के लिए? बड़े पुत्र को माँ जी ने घर आने के लिए क्या किया, पत्र लिखवाया। ठीक है। फिर भी यह निर्णय किया, तब से उसकी नींद भी उड़ गई थी, जैसे वह हार कर यह काम कर रही थी। ऐसा उनके मस्तिष्क पर एक प्रकार का भार सा मालूम पड़ने लगा था। दरवाजे पर श्रद्धा उत्पन्न हुई, वह एक निमित्त था, बाकी धीरे धीरे दूसरा छिपा कारण भी उसे दिखता था, है ना। मंगू बड़ी होती जाती थी, उनकी वृद्धावस्था बढ़ती जाती थी, मतलब मंगू बड़ी हो रही थी, अब माँ का जो है वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापा आते जा रहा था। बहुएं चाकरी नहीं करेगी, है ना, यह मालूम हो गया था, क्योंकि दोनों में से एक बहू ने भी अभी तक साथ रहने का आमंत्रण उन्हें न दिया था, है ना। आज के लड़के भी पत्नियों से दबे दबे ही घर घर दिखते हैं, मतलब एक साथ रहने के लिए सोचते हैं। आजकल के लड़के लोग भी अगर शादी विवाह हो जाता है तो सोचते हैं अपनी पत्नी के साथ ही रहे, है ना, माँ को छोड़ दे। लेकिन आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिएगा, माँ को सब लोग लेके चलिएगा उनको, है ना, क्योंकि माँ ही है जो है आपको जन्म दी है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, तो क्या माँ का आप थोड़ा ख्याल नहीं रख सकते हैं? सभी बच्चे माँ का ख्याल जरूर रखिएगा। ठीक है। आज के लड़के भी पत्नियों से दबे दबे ही घर घर दिखते हैं, इसलिए अपने पुत्रों से भी आशा उन्हें अधिक न दिखती थी, पत्नी के पीछे ही भागते थे। इस स्थिति में मंगू का भगवान साथी हो और उसका पागलपन मिट जाए या न मिटे तो भी यदि उसे अस्पताल में भर्ती है ना कर जाए तो उन्हें मरने के समय एक प्रकार की शांति रहे कि इसकी चाकरी करने वाला दुनिया में पराया ही कोई है तो सही, है ना बच्चों। चाकरी करने वाला ही पराया, देखभाल मतलब करने वाला कोई तो है सही। इस विचारधारा के साथ माँ जी की आंख से इतना अधिक पानी बह गया कि बिछौना तर हो गया, मतलब भीज गया, बिछौना भीज गया। इस विचार को सोचकर माँ जी का आंख इतना गीला हो गया, रोने लगी कि उसका बिछौना भी भीग गया। हृदय पुकार उठता, चाहे तो बहाना भले ही निकालो, पर मूल बात है ना इतनी ही कि वह स्वयं भी पुत्री से थक गई थी। काम करते करते नित्य उसको पेशाब पैखाना कराना, कपड़ा बदलना, ये सब सारा चीज़ करके माँ भी थक गई थी। माँ जी नींद में से चौंक उठती, बोल उठती, क्या मैं थकी हूँ? माँ जी अपने आप से बात करती। माँ जी नींद में से चौंक उठती, उठ के बैठ जाती, अब बोल उठती, क्या मैं थकी हूँ? हृदय और दूने वेग से पुकार उठता, एक बार नहीं 1000 बार। माँ जी को लगा उन्होंने पुत्र को पत्र लिखकर ही बड़ी भूल की है। आगे हमारा देखिए, इतनी जल्दी क्या थी कि जाड़े में उसे है ना दवाखाने में भर्ती करना पड़े। रात में मैं तो उसे कितनी बार ही ओढ़ाती हूँ, यानी मंगू जो है वह ओढ़ना फेंक देती थी, माँ को चुराती थी, तो रात में माँ उसको क्या करती थी, ओढ़ाती थी। दवाखाने में इस तरह घड़ी घड़ी कौन ओढ़ाएगा, यानी कि बार बार उसको मंगू को कौन ओढ़ना ओढ़ाएगा। गर्मी में भर्ती करने का रखा होता तो ठीक होता, माँ जी सोच रही है, परंतु पत्र मिलते ही पुत्र आ पहुँचा। माँ जो है बड़े लड़के को पत्र लिखवाई थी, तो पत्र मिलते ही पुत्र आ पहुँचा। अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया, यानी कि अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया। 1 सप्ताह में
मंगू को भर्ती करने का तय हो गया। माँ जी को विश्वास हो गया कि पुत्र पगली बहन को अस्पताल में, तो माँ जी को क्या हो गया, विश्वास हो गया कि पुत्र पगली बहन को, मतलब माँ जी का जो पुत्र जो था अपने पागल बहन को अस्पताल में ढकेलकर बोझ उतारना चाहता। माँ सोचती है कि मेरा पुत्र जो है अपनी पगली बहन को अस्पताल में ढकेलकर बोझ उतारना चाहता है, ऐसा ना होता तो पत्र मिलते ही किस लिए आ पहुँचता। कुछ सोर्स आदि लगाकर तुरंत डॉक्टर या मजिस्ट्रेट से मंजूरी कराता ही किस लिए। उन्हें लगता था कि अभी यह विचार स्थगित कर दे, यानी रोक दे और गर्मी में भर्ती करे, पर पुत्र से कहने के लिए जुबान खुलती ही नहीं थी। वह बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया होगा और भर्ती करने का प्रबंध कर चुका, तो अब क्या मना करूं, तो उसे लगेगा कि माँ को दूसरा धंधा नहीं है, क्योंकि पुत्र छुट्टी लेके आया था। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने जाना था। उस रात माँ जी को बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह एक विचार यह भी आया कि वह साथ में न जाए तो अच्छा, अस्पताल वाले बेटी को उनसे अलग करेंगे, यह उनसे सहन नहीं होगा। सुबह में माँ जी को विचार आया कि साथ में न जाए हम अस्पताल में भर्ती करने तो अच्छा होगा, क्योंकि अस्पताल वाले बेटी को उनसे क्या करेंगे, अलग करेंगे, यह उनसे सहन नहीं होगा। पर अस्पताल में कैसी व्यवस्था है यह सब अपनी नज़रों से देखेगी नहीं, तब तक चैन पड़े यह संभव नहीं था। इसलिए विवश हो वह जाने को तैयार हुई, पर मंगू को लेकर घर के बाहर निकलने लगे तब मानो उन पर ब्रह्मांड का भार आ गया। आँखों में सावन भादो शुरू हो गया, यानी कि आँख में आंसू आने लगा। नज़र मंगू पर चिपक गई, वह किसी भी तरह उखड़ती न थी। मंगू अपने को पहनाए गए कपड़े का रंग जी भरकर देख रही थी। भाव में आ गई हो, जैसे माँ जी की तरफ देखकर वह हंस भी पड़ी। उस समय माँ जी का कलेजा कट रहा गया। आगे है, गाय बैल भी जब उसे पुराने खूंटे से खोलकर दूसरी जगह ले जाया जाता है, तब नए आसामी के घर जाने में आनाकानी करती है। आदमी होगा यहाँ पे, गलत दे दिया है ना। मतलब गाय भैंस को भी जब पुराना खूंटा, मतलब मान लीजिए मेरे दरवाजे पे गाय भैंस रह रहा है ना, उसको हम बेच दिए या दूसरे के हवाले कर दिए, तो दूसरे जगह गया तो उसके लिए नया खूंटा होगा, नया जगह होगा, तो उस आदमी के घर जाने में आनाकानी करेगा। मंगू को इतना भी ध्यान नहीं था, वह प्रत्यक्ष अनुभव करती माँ जी डयाढ़ी से फिसल गई। हृदय कलकला उठा। अबोध पुत्री का दुनिया में कोई नहीं, सगी माँ भी उसकी न हुई, है ना। सोच रही है माँ कि हम तो सगी माँ हैं, फिर भी इसका नहीं हुए, क्योंकि अस्पताल में भेज रहा है। पुत्र का हृदय भी भर आया था। माँ की तरफ आंखें उठाने जितनी भी उसमें हिम्मत नहीं थी। जितना विलम्ब होता था उतना ही ट्रेन पकड़ने का समय कम होता था। आंगन के बाहर गाड़ी में जूते बैल पांव उठाने को तत्पर हो रहे थे। पुत्र ने माँ की तरफ आंखें बिना किए ही लथराकर पांव उठाते हुए कहा, देर हो रही है, अब निकलना चाहिए। आंगन से निकलते समय उसने धोती के कोने से आंख पोंछ ली। माँ पड़ोस की एक स्त्री ने मंगू का हाथ पकड़कर आगे किया। दूसरी स्त्रियों ने माँ जी को सहारा दिया। अंत में कड़वा घूंट हृदय में पीकर घुटने पर हाथ टेक वह खड़ी हुई, यानी कि खड़ी भी सही से नहीं हो सकती थी मंगू, खड़ी हुई। दोनों स्त्रियां ने पकड़कर चढ़ाया, तब उसने बैलगाड़ी पर चढ़ा। मंगू पागल है, यह जानकर ट्रेन के अन्य मुसाफिर को अच्छा खासा चर्चा का विषय मिल गया। सब लोग उस पर बात करने लगे। ऐसी खाती पीती सुखी लड़की को अस्पताल में रखेगी तो वह 1 महीने में ही लकड़ी जैसी हो जाएगी। लोग कह रहे थे कि ऐसा मतलब खाती पीती सुखी लड़की को अगर अस्पताल में रखा जाएगा तो 1 महीना में लकड़ी यानी कि पतली हो जाएगी। यहाँ तो जानवरों की तरह जितना दिया उतना खाया बस। हमारे गांव में एक वृद्धा को, मतलब बूढ़ा आदमी को,
वृद्धा को उसके लड़के 5 साल से अस्पताल में भर्ती कर आए हैं, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। गांव का कोई व्यक्ति है ना मिलने जाता है तो रोने लगती है, पांव पकड़कर कहती है मुझे यहाँ से ले चलो, पर आज के लड़के लाते ही नहीं। ऐसे लड़कों से क्या आशा रखी जाए। आगे हमारा लड़के तो ऐसे अच्छे हैं, पर आजकल की बहुएं जानती हैं ना पहनना ओढ़ना, और इसलिए अधिक आदमी घर में है ना पोसता ही नहीं है। इस लड़की की माँ नहीं है क्या? कोई पूछ रहा है इस लड़की की माँ नहीं है क्या? माँ जी को यह घाव असहाय हो गया, मतलब असहने के बराबर हो गया, सहन नहीं हो रहा था। कोई कह दिया कि इस लड़की का माँ नहीं है क्या? माँ जी को यह घाव मतलब सहन नहीं हो गया। आँखों में आंसू आ गए, कंठ रुंध गए मतलब रुक गया, शर्म से आंखें झुक गई, साथ साथ सिर झुकते ही माँ जैसा उसका दवा भी अपने आप व्यक्त हो गया। बाप रे, आप माँ होकर इसे ढकेल रही है, फिर अस्पताल वाले को क्या दोष दिया जाए। कोई कह रहा है उसमें ट्रेन में कि मतलब माँ हो के भी आप इसको ढकेल रही है अस्पताल में। माँ जी यदि अकेले होती या लड़के को बुरा लगने का भय ना होता तो लौटती गाड़ी से मंगू को लेकर घर वापस आती, परंतु दूसरा उपाय नहीं था। इसलिए भारी कदमों और भारी हृदय से वह अस्पताल में प्रविष्ट हुई, यानी कि अंदर प्रवेश की। मुलाकात का समय था, इसलिए बीच के खंड में रोगी और उनके सगे संबंधी अलग अलग बैठे थे। स्वजनों मतलब अपना जो लोग है उसको स्वजनों कहते हैं। स्वजनों द्वारा घर से लाया खाना काफ़ी लोग खा रहे थे, कोई फल खा रहे थे। एक पागल पति के साथ पत्नी घर की और बच्चों की बात कर रही थी। एक पागल पत्नी से उसका पति मिलने आया था, उससे वह लिपट पड़ी थी और बगल में खड़ी वार्ड की परिचारिकाओं की तरफ इशारा करके फरियाद कर रही थी, ये भूतनिया मुझे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती, अच्छा खाना नहीं देती, सिर में डालने को तेल भी नहीं देती। मतलब वार्ड में एक खड़ी परिचारिकाओं की तरफ इशारा करते हुए एक पागल जो था वह क्या कर रहा था, अपने पत्नी से कह रहा था कि ये भूतनी है, ये भूतनी मुझे अच्छे कपड़े पहनने नहीं देती, अच्छा खाना नहीं देती, सिर में डालने के लिए तेल भी नहीं देती। एक पागल जो है अपने पत्नी से कह रहा था, है ना। बगल में खड़ी एक वार्ड की परिचारिका थी, उसके तरफ इशारा करते हुए पागल अपनी पत्नी से कह रहा था। ठीक है। माँ जी उस समय परिचारिकाओं की तरफ देख रही थी। उस पागल स्त्री के लिए जो परिचारिका थी वह हंसकर बोली, अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, तुम्हारे पति अच्छा खाने को लाए हैं, वह एक बार खा लो, है ना। उस एक पागल पति के साथ हाँ पत्नी, ठीक है। आगे जो है उस पगली स्त्री ने कहा, स्त्री ही पगली थी, सॉरी क्या इसमें दिया है, पत्नी से उसका पति मिलने आया था। हाँ एक, सॉरी हम गलत बोल दिए हैं, एक पागल पत्नी थी, ठीक है। एक पागल पत्नी से उसका पति मिलने आया था, एक पागल पत्नी से उसका पति मिलने आया था और उससे वह लिपट पड़ी, अपने पति से लिपट पड़ी और बगल में वार्ड की परिचारिका की तरफ इशारा करते हुए उसकी पत्नी कह रही है, यानी कि पागल पत्नी थी एक, अपने पति से लिपट कर कह रही है कि ये भूतनिया मुझे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती, अच्छा खाना नहीं देती, सिर में डालने को तेल नहीं देती, अपने पति से एक पागल पत्नी कह रही है। ठीक है बच्चों। आगे जो है उस पगली स्त्री ने कहा, मैंने मंजन नहीं किया है, मैंने मुंह नहीं धोया है। माँ जी ने देखा तो उसका मुंह धुला था, फिर भी जरा भी खींचे बिना परिचारिका ने पानी का लोटा लाकर मुंह धुलाया, रुमाल से मुंह पोंछ दिया। माँ जी को विश्वास हो गया कि काम करने वाले है तो दयालु, है ना। डॉक्टर और स्त्री वार्ड की मेटन आ गई, डॉक्टर और स्त्री वार्ड की मेटन आ गई। माँ जी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिया,
माँ जी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर जो था उसको दिया। माँ को संतोष हो इसलिए ऊंचे स्वर में मंगू को देखकर, माँ को संतोष हो इसलिए ऊंचे स्वर में मंगू को देखकर अच्छी तरह करने को कहा। मेटन ने कहा, इस बाबत आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। बीच में ही माँ जी बोली, बहन चिंता तो इसलिए करनी पड़ती है कि यह एकदम पागल है। माँ जी कह रही है, कोई इसके पास बैठकर खिलाए नहीं तो यह खाती नहीं है। इतना कहते ही उनका कंठ भर आया माँ जी का और वाक्य अधूरा रह गया, यानी कि बोल नहीं पा रही थी दुख के मारे। दूर खड़ी परिचारिकाएं निकट दौड़ आई। एक बोली, माँ जी आप किसी तरह की फिक्र ना करें, हम इसे मुंह में कौर डाल कर खिलाएंगे। परिचारिका एक बोली कि हम इसको मुंह में कौर, मतलब कौर क्या होता है, माँ जो है हाथ में लेके खिलाती है, उसी को कौर बोलेंगे बच्चे को। भरी भरी आवाज़ में माँ जी बोली, यही तो बहन मुझे कहना है, इसे टट्टी पेशाब का भी ख्याल नहीं रहता, या रात में कपड़े है ना गिराते, रात में कपड़े बिगाड़ तो देखना, नहीं तो गीले में सो रहेगी तो वायु हो जाएगा, यानी ठंड लग जाएगा उसको। दूसरी परिचारिका बोली, रात में 4-5 बार जांच की जाती है। दूसरी परिचारिका क्या बोली, रात में 4-5 बार जांच की जाती है। माँ जी ने कहा, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, जिसे नींद नहीं आती उसे नींद की दवा दी जाती है। परिचारिका ने कहा, इसे दूसरे उपद्रवी मरीज मारे पीटे नहीं, वह देखना। माँ जी कहती है कि इसको कोई दूसरा मरीज मारे पीटे नहीं, यह देखना। जो उपद्रवी जो होते हैं, उपद्रवी का मतलब होता है मारपीट करने वाला, जो उपद्रवी होते हैं उन्हें अलग रखा जाता है। रात में सबको अलग अलग कमरे में सुलाया जाता है ना। मिलने आने वाले लोग विदा लेते तब रोगी को अंदर के कमरे में ले जाने के लिए दरवाज़ा थोड़ा खुलता। इस अवसर का लाभ लेकर माँ जी की नज़र 2-3 बार अंदर है ना घूम जाती। 3-4 स्त्रियों को अस्त व्यस्त बालों में, अस्त व्यस्त कपड़ों में उन्होंने अंदर घूमते देखा। माँ जी एक ने उनकी तरफ देखकर छाती कूटी और भयभीत आंखों से देखा कि वह डर गई। इस पर उन्हें अंदर की रहने की जगह देखने की इच्छा हुई। मांग की, मंगू को जिस कमरे में रखना हो वह मुझे दिखला दो। माँ जी ने कहा। मेटन ने कहा, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। किसने कहा कि अंदर देखने जाने का नियम नहीं है? मेटन ने कहा कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। विवश भरे नेत्रों से यह नई दुनिया देख रही मंगू माँ जी की बगल में लपकी, सिर पर हाथ रख माँ जी रोज की तरह स्नेह में प्यार से बेटा शब्द उच्चारित करने लगी कि तभी उनका स्वर है ना फूट पड़ा। मरने के समय जैसी एक लंबी सिसकी फूट पड़ी। इस आक्रंदन मतलब रोने में, आक्रंदन में सारा अस्पताल डूब गया। पुत्री की आंखों से चौधार आंसू बहने लगा, चारों तरफ से आंसू बहने लगा। ऐसे रुदन से अभ्यस्त हो गए डॉक्टर मेटन और परिचारिका को हृदय भी भर गया, दीवार भी आर्द्र हो गया, यानी कि गीला हो गया। इतना स्नेह भरा किसी पागल का स्वजन आज तक नहीं आया होगा, इतना प्यार करने वाला। डॉक्टर लोग भी, मेटन लोग भी, परिचारिका भी सोच रही थी। यह वहाँ किसी ने देखा नहीं था। एक परिचारिका हाथ का रुमाल फटकार कर मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचकर बोली, लो चाहिए तुम्हें? एक परिचारिका हाथ का रुमाल फटकार कर मंगू को ध्यान अपनी तरफ खींचकर बोली, लो चाहिए तुम्हें? मंगू रुमाल पकड़ने के लिए माँ को छोड़कर एकदम खड़ी हो गई। थोड़ा रुमाल लेने के बाद उसका हाथ थपथपाकर परिचारिका मीठे शब्द में बोला, तुम मेरे पास रहोगी ना? मतलब उसका हाथ थपथपाकर परिचारिका मीठे शब्दों में बोला, तुम मेरे पास रहोगी ना बहन? मैं अच्छा खाने को दूंगी, नए नए कपड़े पहनाऊंगी। मंगू उसके चेहरे की तरफ ही
ताक रही थी, इसलिए उस क्षण का उपयोग करके चलो दू कहा और उसका हाथ पकड़कर आगे किया। वह दरवाज़ा आधा खुला और मंगू को अपने अंदर ले गया। मंगू मंगू कलेजा काँप उठे, ऐसे चीखे माँ जी ने पुनः निकाली, है ना, फिर से निकाला। डॉक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा माँ जी, और बगल में खड़े पुत्र की तरफ अंगुली करके बताया, अपने इस पुत्र जैसा मुझे भी अपना पुत्र समझिए। डॉक्टर ने माँ जी को क्या दिया? आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि माँ जी, और बगल में खड़े पुत्र की तरफ, है ना, अंगुली करके बताया, अपने इस पुत्र के जैसा भी मुझे पुत्र समझिए। बेटी को अस्पताल में नहीं, बेटे के घर छोड़े जा रही है, ऐसा मानिए। डॉक्टर ने कहा आप बेटी को अस्पताल में नहीं, बेटे के घर छोड़े जा रही है, ऐसा मानिए। आगे है, अधेड़ वय की बाल वय में विधवा हुई मेटन ने आश्वासन देते हुए कहा, मतलब अधेड़ उम्र के थी एक विधवा मेटन जो थी, उन्होंने आश्वासन दिया, भरोसा देते हुए कहा, आज तक आप इसकी माँ थी, आज से मैं इसकी नई माँ हूँ। यानी कि अधेड़ वय की बाल वय में विधवा हुई मेटन, विधवा हुई अधेड़ उम्र में ही बाल वय में विधवा हो गई थी कोई मेटन, उन्होंने आश्वासन देते हुए माँ जी को कहा, आज तक आप इसकी माँ थी, आज से मैं इसकी नई माँ हूँ। किसने कहा? विधवा मेटन ने कहा। अधेड़ वय बाल वय विधवा मेटन ने कहा कि आज से मैं इसकी नई माँ हूँ। माँ जी सिसकी भरती हुई बोली, इसे बेजुबान जानवर जितनी भी बुद्धि नहीं है, माँ जी कहती है कि इसको बेजुबान, जैसे जानवर होता है जानवर नहीं बोल सकता है, उसी प्रकार माँ जी कह रही है कि बेजुबान जानवर के जैसा भी इसका क्या है, बुद्धि नहीं है। मैंने इसे आज तक अपने से अलग नहीं किया। कुसुम आपके अस्पताल में ठीक हो गई, इसलिए मैंने हृदय कठोर करके अपना और इन, मतलब माँ जी कह रही है कि कुसुम अपने अस्पताल में ठीक हो गई आपके अस्पताल में, इसलिए मैंने हृदय कठोर करके और उनका कंठ भराया। माँ जी का कठोर करके मतलब भर्ती किया अस्पताल में, क्योंकि उसी अस्पताल से कुसुम क्या हो गई थी, ठीक हो गई थी। मेटन ने कहा, उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी। इसने कहा, मेटन ने कहा कि उस कुसुम की तरह भी थोड़े देर में समझदार हो जाएगी। कौन? मंगू। माँ जी की सिसकियाँ रुकी, फिर उसकी दृष्टि उस बंद दरवाजे को पार कर मंगू पर ही जैसे पड़ी थी। मंगू ने जैसे उन्हें याद दिलाया हो वैसे वह बोली, वह रूखी रोटियां नहीं खाती। मतलब मंगू ने जैसे उन्हें याद दिलाया हो वैसे वह बोली माँ जी कि वह रूखी रोटियां, सूखल रोटी नहीं खाती। शाम को भोजन में दूध रोटी के साथ दिया जाएगा, या दूध न हो तो दाल दिया जाएगा, है ना। मेटन ने कहा उन्हें कि माँ जी ने कहा कि वह सूखी रोटी नहीं, रूखी रोटी नहीं खाती, तो मेटन ने क्या कहा, शाम के भोजन में रोटी दूध के साथ दिया जाएगा, और नहीं होगा तो दूध न हो तो दाल दिया जाएगा, दाल रोटी दिया जाएगा। माँ जी की करुणा आँखों की तरफ नज़र करने की मेटन की शक्ति लुप्त हो गई हो। जैसे ही वह नीचे दृष्टि किए हुई ही बोली, अच्छा। माँ जी और उसका पुत्र मंगू को अस्पताल में भर्ती कर बाहर आए। माँ जी और उसका पुत्र, जो माँ जी का जो पुत्र था, मंगू को अस्पताल में भर्ती करके बाहर आए। तब दोनों के चेहरे पर शोक के बादल छाया हुआ था, यानी दुख का बादल छाया हुआ था। चुपचाप दोनों बाहर खड़ी घोड़ा गाड़ी में बैठे विदा हुए। माँ और मतलब पुत्र जो है, माँ के पुत्र मंगू को अस्पताल में भर्ती करके बाहर आया। दोनों का चेहरा शोक में बदला हुआ था। चुपचाप दोनों बाहर खड़ी क्या, घोड़ा गाड़ी में बैठकर विदा हुआ। यानी कि घोड़ा गाड़ी को टमटम भी कहा जाता है, आप लोग देखे होंगे, जिसमें घोड़ा लगा रहता है, एक बैठने वाला रहता है। घोड़ा गाड़ी में बैठकर माँ और उसका पुत्र जो है विदा हुआ। ट्रेन के डब्बे में पाँव रखते ही माँ जी को याद आया। ट्रेन के डब्बे में पाँव रखते ही माँ जी को याद आया, अस्पताल में सोने के लिए चारपाई देते होंगे या नहीं। कब माँ जी को याद आया? ट्रेन के डब्बे में पाँव रखते ही माँ जी को याद आया, अस्पताल में सोने के लिए चारपाई देते होंगे या नहीं। मंगू धरती पर कभी नहीं सोई होगी।